हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में, जो कि आपके कई सारे एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और एज ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये प्रोवाइड कराया गया था। तो बेसिकली 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी जो कि सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। उसके अंडर बेसिकली ये बोला गया था कि एक हाई कोर्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, इन सब के लिए एक जो हाई कोर्ट है वो काम कर सकता है। और इसके अलावा जैसे एडिशनल जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट में या फिर एक्टिंग जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट में, उन सब के अपॉइंटमेंट के बारे में भी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद में वो इनमें से किस फील्ड में, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, किस फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, 124 का जो 7 पार्ट है, उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं वो अगर वो उनका रिटायरमेंट हो जाता है उनके पीरियड के बाद में, वो किसी भी कोर्ट में, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में इंडिया की टेरिटरी के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट में, ना दोनों में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जोनल काउंसिल जो होती है किस टाइप की बॉडीज होती हैं। तो जोनल काउंसिल जो होती है बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडीज होती है। स्टैच्यूटरी बॉडीज का मतलब हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, मतलब कि उनको वो स्टैच्यूटरी बॉडीज मतलब वो बॉडीज जिनको कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये जो जोनल काउंसिल की जो बॉडीज हैं इन सब को इस्टेब्लिश किया गया था SRO एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट था 1956 का, उसके अंडर, जिसको कि फैजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से आर्टिकल के थ्रू, जो आर्टिकल 9 जो है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके जो 6 पार्ट्स हैं सब मिला के किस आर्टिकल के थ्रू जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। तो बेसिकली जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आर्टिकल 19 होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। उसके लिए कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं देनी पड़ती है। जैसे प्रेसिडेंट जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो उस टाइम पे ये भी बोला जाता है बेसिकली रिटर्न नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 19 होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है कि वो सस्पेंड किया जा रहा है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। और ये सारी सिचुएशन होती है आर्टिकल 358 के अंदर, 358। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 358। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कोई भी जो जज होता है हाई कोर्ट का, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है। और ये तब होता है जब जो नॉर्मल हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो या तो एब्सेंट हो, ठीक है, या फिर वो टेम्पररी एब्सेंट हो, या फिर उसकी सीट ही खाली हो। और उसके अलावा या फिर जैसे मान लो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसको देने में अनेबल हो, ठीक है, इनकैपेसिटी भी हो उसकी। तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब किसी भी सिचुएशन से वो सीट अगर खाली हो तो उस जगह पे जो कोई भी जज होता है हाई कोर्ट का उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है। वो किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं उनका किस हाई कोर्ट का, किस स्टेट का हाई कोर्ट जो है उसके अंडर उनका जुरिस्डिक्शन बेसिकली आता है।
तो अंडमान जो है, अंडमान या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया के हैं, वो बेसिकली जो कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में उनका पूरा जुरिस्डिक्शन आता है। ऐसे ही जैसे पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर चंडीगढ़ जो है उसका जुरिस्डिक्शन भी उसी के अंदर में आता है। बट दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसका खुद के पास में खुद का हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट जो है उसका अंडर में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिस्डिक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेट के द्वारा जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है। मतलब ये पोस्ट जो होती है ट्राइबल वेलफेयर अफेयर्स या फिर जिसको कि आदिवासी कल्याण मंत्री हम बोलते हैं, वो बेसिकली किन स्टेट्स में अवेलेबल है। तो ये जो मिनिस्टर की पोस्ट है बेसिकली 4 स्टेट्स में है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। ओके, इसके अलावा ये बिहार में भी थी। ठीक है, बट बिहार में 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 2016 में, 2006 में सॉरी 2006 में जब ये एक्ट आया था, तो उस टाइम पे बिहार को इससे जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की जो पोस्ट जो होती है इसके क्रिएशन से एक्सक्लूड कर दिया गया था। क्योंकि ये जो क्रिएशन जो होती है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की, यहाँ पे तब होती है जब वहाँ उस एरिया में ट्राइबल्स लोग ज़्यादा होते हैं। तो उस सिचुएशन में जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी पोजीशन को क्रिएट किया जाता है, जो कि बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ही क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी आर्टिकल 352 में या फिर नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स में, उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। तो ये किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 44वें में, जो कि 1978 में 1978 में इसको लाया गया था। उस टाइम पे बेसिकली हुआ ये था 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उसके द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते हुए नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी कंट्री में। तो उसको बाद में चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था, जिससे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी ना लगाई जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें कि जो पार्लियामेंट होता है उसका कंपोजिशन क्या होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसका ड्यूरेशन, उसके ऑफिसर्स, उसका प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर्स क्या हैं, उन सब के बारे में बात की जाए। बेसिकली पूरा जो पार्लियामेंट्स किससे रिलेटेड जो पार्ट है वो कौन सा है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है। तो पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि आर्टिकल 79 से लेकर 120 तक, ठीक है, 79 से लेकर 122 तक के आर्टिकल्स उसमें कवर किए जाते हैं, जिसमें पार्लियामेंट के बारे में पूरे डिटेल में बात की जाती है। उसकी जो कंपोजिशन है, ड्यूरेशन है, उसके ऑफिसर्स हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रिविलेज हैं, क्या पावर्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पार्ट 5। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती है उनके अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट के चार्जेस जो हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, कहाँ पे उनको इनिशिएट किया जाता है। तो जो इम्पीचमेंट के चार्जेस जो होते हैं या फिर जिसको महाभियोग बोलते हैं, इसके चार्जेस जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, मतलब अपर हाउस और या फिर लोअर हाउस में से किसी भी हाउस में लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के सेट सेकंड से रिलेटेड, जो कि आपके कई सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.